नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे YouTube चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे ओपीडी में हमारे से लोग रोज़ बहुत हज़ारों क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती, क्यों आजकल डॉक्टर ज़्यादा सीजर करते हैं, क्यों पेशेंट्स पेन सहन नहीं कर पाते, डिलीवरी में पेन इतना ज़्यादा क्यों होता है, पेनलेस डिलीवरी क्या होता है, क्यों नहीं करवाते, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पारंपरिक रूप से ये माना गया है कि एक लेडी, एक स्त्री की जब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो, जब तक वो प्रसूति की पीड़ा सहन ना करे, तब तक वो उसका स्त्रीत्व कंप्लीट नहीं होता, वो कंप्लीट वीमेन नहीं बनती। इसलिए जब भी हम लोग कोई पेशेंट या उनके रिलेटिव्स को सीज़र के बारे में एडवाइस करते हैं, तब बहुत सारे लोग हमको शक की निगाह से देखते हैं, ज़्यादातर ऑब्स्टेट्रिशियंस को। इस बहुत सारे मिथ्स को हम लोग आज क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं पर कभी कभी नहीं हो पाती, कभी कभी सीजर करना पेशेंट और बच्चे की सेफ्टी के लिए अनिवार्य होता है। इस सारी चीज़ों के हम लोग 2 पार्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली पार्ट में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपना, आपके कुछ अनुभव शेयर करिए, हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले। जी, ये आपने बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात बोली है कि जब भी हम सिजेरियन ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा नेगेटिव वे में देखा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए नॉर्मल बर्थ इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल बर्थ का मतलब है कि ऐसा बच्चा और ऐसी माँ जो स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। डिलीवरी वेजाइनल हो रही है कि सिजेरियन हो रही है, इसके काफ़ी सारे मेडिकल इंडिकेशंस होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ें प्लान करी जाती है। जब हम लोग नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, उसका मतलब उनका होता है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जो नीचे से डिलीवरी हो रही हो। सीजरियन सेक्शन नहीं, मतलब जिसमें हम लोग एब्डोमिनल डिलीवरी करते हैं, मतलब पेट में से हम लोग डिलीवरी करते हैं। जैसा सपना ने बोला, नॉर्मल डिलीवरी इज़ ए टर्म इन हाइंडसाइट, रेट्रोस्पेक्ट। मतलब डिलीवरी हो गई, उसके 48 घंटे के बाद माँ अच्छी है, बच्चा अच्छा है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि सब नॉर्मल है। नॉर्मल है का मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं, माँ भी नॉर्मल है और बच्चा भी नॉर्मल है। आपका जो नॉर्मल को मैं थोड़ा सा और समझा दूं कि नॉर्मल बच्चे का मतलब कि ऐसा बच्चा जो रोता हुआ बाहर आया है, अच्छे से वो सांस ले पा रहा है और उसको कोई NICU या कांच की पेटी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ऐसी माता जो ऑपरेशन के बाद उनको कोई मेजर ब्लीडिंग का इशू नहीं है, उनको लैट्रिन पेशाब ठीक से हो गया है और वो अपना मोबिलाइज हो गई है। ठीक है, तो चलो आप मेरे को ये बताओ कि वजाइनल डिलीवरी में स्टेजेस क्या क्या होती हैं, मतलब कैसे, कितना टाइम लगता है। एक ऐसी लेडी जिसको पहली बार डिलीवरी हो रही है और एक ऐसी लेडी जिसने आगे एक आध बार डिलीवरी उसकी हो चुकी है, तो उसमें क्या फ़र्क है। पहले हम लोग प्राइमी के बारे में बात करेंगे, जिसकी पहली बार डिलीवरी हो रही है। जिसकी पहली बार डिलीवरी हो रही है उनको हम जो लेबर का प्रोसेस होता है उसको हम लोग 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। और स्टेज 1 का मतलब है कि जब उनको एक्चुअल जो लेबर पेन चालू होते हैं और वहाँ से लेके उनका जो नीचे की जगह है वो पूरी डायलेट हो गई है, फुल डायलिटेशन जो हम बोलते हैं उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 2 का मतलब होता है कि जब बेबी डिलीवर हो गया है, फ्रॉम फुल डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो हमारी स्टेज 2 हो गई। स्टेज 3 का मतलब है कि हमारी डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, जो हमारी मैली है, प्लेसेंटा है, उसका डिलीवरी कंप्लीट हो गया है। और स्टेज 4 जो हमारा इमीडिएट डिलीवरी के बाद का कुछ घंटों का टाइम होता है, जिसमें हम मदर को मॉनिटर करते हैं उनके वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, पल्स, BP के लिए, उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी एक बच्चे के लिए क्यों अच्छी मानी जाती है, उसमें क्या फ़ायदा होता है बच्चे को। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, जैसे हमने लेबर पेन की बात करी, तो इसमें हम और विस्तार से आएंगे, लेकिन 2 तरह के लेबर पेन होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है कि नेचुरल लेबर पेन होता है कि पेशेंट को थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, उनकी थोड़ी थोड़ी जगह खुल रही है और नेचुरली उनका ये प्रोसेस कुदरती चालू हो गया है। और एक ऐसा लेबर पेन होता है जब हमको दवाइयों के साथ इंड्यूस करना पड़ता है, तो ये दोनों थोड़े से अलग होते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि बच्चे के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि जब लेबर पेन चालू होता है और बच्चा ये स्टेज 1 के थ्रू गुजरता है तो बार बार यूट्रस में कंट्रैक्शंस होते हैं, बच्चेदानी संकुचाती है, रिलैक्स होती है, संकुचाती है, रिलैक्स होती है। तो इस प्रोसेस से जब बच्चा गुजरता है, उसके प्रॉपर अंदर बर्थ कैनाल में उसका पूरा रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन बच्चे के माथे का होता रहता है और फिर बच्चा बाद में डिलीवर होता है। तो इस प्रोसेस में उसका जो एक तो लंग्स कंप्रेस होते हैं, इसलिए उसके जो लंग्स में, फेफड़ों में जो पानी भरा होता है वो नेचुरल तरीके से निकल जाता है और बच्चे का ओवरऑल सांस लेने और लंग का डेवलपमेंट अच्छा रहता है।
नॉर्मली फीमेल के वजाइना में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कॉमेंसल्स बोलते हैं। वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में बच्चे के मुंह से बच्चे के जीआई ट्रैक्ट में जाते हैं और उसकी लोकल इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। और दूसरा, जैसे जैसे बच्चा वजाइना से बाहर आता है उसका पहले चेस्ट कॉम्प्रेस होता है, फिर एब्डोमेन कॉम्प्रेस होता है जी। और उस कॉम्प्रेशन के दरमियान जो उसके पेट में, मुंह में, नाक में और फेफड़ों में जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है वो बाहर आता है और सरफेस टेंशन एक्टिवेट होने के कारण उसको फर्स्ट क्राई मतलब पहली बार होने में मदद होती है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के लिए थोड़ी सी अच्छी बोली जाती है। अच्छा, ये बताओ कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं लेबर पेन होने के पहले और लेबर पेन के दौरान। सबसे पहले आप ये बताओ कि लेबर पेन होने के पहले सपोज 38-39 वीक्स में जी। कब हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं सकती या हो सकती है। हमारे लिए मैं यहाँ पे दर्शकों को ये समझाना चाहूँगी कि जो प्रेगनेंसी होती है और जब हम डिलीवरी की तारीख देते हैं तो हम लोग 40 वीक्स की बात करते हैं। तो 40 वीक्स की हमारी जो डिलीवरी डेट होती है वो हमारा 40 कंप्लीट वीक्स होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे लिए 9वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मासिक की तारीख, महीने की तारीख जो लास्ट होती है उस तारीख को हम बोलते हैं कि आपका 9वां महीना लग गया है। अब 9th मंथ लगने के बाद कई बार लोगों को लेबर पेन्स नेचुरली भी चालू हो जाते हैं। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है और कई बार क्या होता है डिलीवरी की तारीख तक भी उनको लेबर पेन्स चालू नहीं होते। तो इस तरह के 2 डिफरेंट केस हो सकते हैं। अब आपका ये सवाल था कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हम क्या फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं, क्योंकि वो तो 4थे महीने 5वें महीने से ही पूछने लग जाते हैं, 7th मंथ में ही पूछने लग जाते हैं, तब हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमको ये देखना पड़ेगा कि 9th मंथ में आपकी और बेबी की कैसी परिस्थिति है, कैसी सिचुएशन है। इसमें बेबी के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि बच्चे के ओवरऑल पानी का एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे का पानी का बैग और उसमें पानी का कंटेंट कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन बच्चे की पोजीशन कैसी है, कि बच्चे का माथा कहाँ पे, वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ है, आड़ा है कि ऊपर की तरफ है, जिसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशंस भी बोलते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ कैसा है और उनका एक डॉपलर फ्लो कैसा है, जो हम डॉपलर सोनोग्राफी और ग्रोथ स्कैन से देखते हैं कि उनके ग्रोथ कर्व में, चार्ट्स में कैसा उनका ग्रोथ परसेंटेज चल रहा है। ये 2-3 चीज़ें हमारे लिए एज अ बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मदर की साइड से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मदर का ओवरऑल कोई पीडल एडिमा, पाँव में सूजन है, उनका ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स कैसी आ रही है, उनको ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई है, उनका मैली का भाग, प्लेसेंटा का भाग कहाँ है, वो बच्चेदानी के मुंह के आसपास है, थोड़ा सा दूर है, ऊपर है, ये प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है उनको, ये हमको ये चेक करना पड़ता है। कई बार बच्चेदानी में गांठें होती है, जो पहले से एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, तो उन्हें कोई फाइब्रॉइड की गांठ है, तो वो सब हमको ध्यान में रख के ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और एट द एंड 9वें महीने में हम पेशेंट को ये सब देखने के बाद हम उनका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, बेसिक एक 37 वीक्स कंप्लीट होने के बाद, टू असेस द पेल्विस ऑफ द मदर। मदर का जो बोनी स्ट्रक्चर्स है, पेल्विस का मतलब वो नीचे का भाग, वो नीचे की हड्डी जिसमें से बच्चे का माथा नीचे से उतरेगा, बर्थ कैनाल में से पास होगा। तो हमारे जो पर वेजाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें हम बच्चे का माथा और माँ के पेल्विस को असेस करते हैं। पेल्विस में कोई बोनी प्रोजेक्शंस तो नहीं है, उनका वेजाइना और पेल्विस रूमी है कि ऑब्स्ट्रक्टेड है, ये थोड़ा हमको हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन में पता पड़ता है। इसके अलावा हम लोग एक ओवरऑल पिक्चर देखते हैं कि फीमेल की एज कितनी है, आगे कितने बच्चे हैं, आगे कुछ एबॉर्शंस हुए हैं कि नहीं, प्रेशियस प्रेगनेंसी है कि नहीं, आईवीएफ प्रेगनेंसी है कि नहीं, मल्टीपल एबॉर्शंस के बाद प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं, या मल्टीपल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बाद प्रेगनेंसी रुकी है कि नहीं, या फिर आगे का बच्चा 8-10 साल पहले हुआ, बहुत साल तक प्रेगनेंसी नहीं रुकी, उसके बाद रुकी है कि नहीं, भविष्य में उसको प्रेगनेंसी रुकेगी कि नहीं। ये सारे ओवरऑल फैक्टर्स को कंसिडर करके उसके बाद हम लोग एक डिलीवरी का प्लान डिसाइड करते हैं। ये कोई हैफाजर्ड प्लान नहीं होता, ये सारी चीज़ों को ओवरऑल फैक्टर्स कंसिडर करके हम लोग प्लान करते हैं। इसके बाद लेबर अगर चालू हो गया, डिलीवरी का पेन चालू हो गया, तब हमको कैसे पता चलता है कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी होगा या सीजर होगा? ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें, अब हमने मान लिया है कि बेबी नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, उनको नेचुरल लेबर पेन चालू हो गया है, या फिर हमारे दवाइयों के बाद भी उनको अब लेबर पेन इस्टेब्लिश हो गया है, डेवलप हो रहा है। तो इसमें अब हमारा पार्टोग्राम करके हमारा एक चार्ट होता है
जो हम उसमें चार्टिंग करते हैं और उसमें हम देखते हैं हमारा टाइम होता है कि उनका कितना डायलिटेशन है। सबसे पहले बेसिक एग्जामिनेशन में हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि उनका बेसिक सर्वाइकल डायलिटेशन कितना है, सर्विक्स का इफेसमेंट कितना है, कि सर्विक्स सॉफ्ट है 25-50% कितना इफेसमेंट हुआ है, और बच्चे का माथा फिक्स हुआ है कि नहीं, बच्चे का हेड कितना अंदर उतरा है। ये दोनों तीनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ चीज़ है कि उनकी मेम्ब्रेन्स, बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स अभी रप्चर हो गया है कि नहीं हुआ है। ये सारी ही चीज़ें हमको पहला हमारा बेस लाइन लेबर पेन के साथ हम उसको असेस करते हैं, जिसको हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशंस बोलते हैं। अब इसमें हम लोग अगर उनको लेबर पेन स्टैब्लिश हो गया है तो उसको ऑगमेंट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस अवेलेबल है, जो बॉटल में कंट्रोल तरीके से हम उसको चालू करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि पेशेंट के हम कंट्रैक्शंस को, यूट्राइन कंट्रैक्शंस को हम थोड़ा ऑगमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम पर आवरली हमको उसकी प्रोग्रेस चेक करनी पड़ती है। आवरली प्रोग्रेस बार बार हम पर विजनल एग्जामिनेशन से नहीं करते हैं। हम लोग कंट्रैक्शंस कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं, बीच में बच्चे का फीटल हार्ट, जो बच्चे की धड़कन है, उसको हमारे डॉपलर मशीन से और हमारे एनएसटी मशीन से हम उसको चार्ट करते हैं। हम चेक करते हैं कि बच्चे की धड़कन वगैरह कैसी चल रही है, हमारी बच्चे की मॉनिटरिंग कैसी चल रही है, और एट द सेम टाइम जो हेड का स्टेशन है वो अंदर जा रहा है कि नहीं। आप क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले जब हमारे पास लेबर पेन के साथ पेशेंट आता है, हम लोग एक पीवी एग्जामिनेशन, जैसा सपना ने बोला, एक बेसिक एग्जामिनेशन करते हैं कि नीचे की जगह कितनी खुली है, डिसेंट कितना हुआ है, वो देखते हैं। उसके बाद एक हम लोग एडमिशन नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, एनएसटी बोलते हैं। वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी का पेन चालू होने के पहले बच्चा डिलीवरी का दर्द कितना सहन कर पाएगा और कितने घंटों तक सहन कर पाएगा, उससे हमको आइडिया आएगा। एनएसटी में अगर रिएक्टिव है, मतलब उसके 2 एक्सेलरेशंस हैं और एक भी डेसिलरेशन नहीं है, तो वो हमारे लिए रीएश्योरिंग होता है कि हम लोग पेन बढ़ा सकते हैं और वेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा, जैसे सपना ने बोला, 4-4 घंटे पे हम लोग रीअसेस करते हैं कि सर्वाइकल डायलेटेशन कितना हो रहा है। नॉर्मली 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से जगह खुलनी चाहिए और बच्चा नीचे आना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरी का पेन चालू होने के 10 से 12 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। और मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सन शुड नॉट बी अलाउड टू सेट ट्वाइस इन ए डे। मतलब एक कोई भी लेडी को 2 बार या तो सनसेट नहीं देखना चाहिए या 2 बार सनराइज नहीं देखना चाहिए, उसके पहले उसका डिलीवरी हो जानी चाहिए। क्योंकि 12 से 14 घंटे से ज़्यादा बच्चा यूजुअली डिलीवरी का दर्द सहन नहीं कर पाता, और अगर कर पाएगा तो बच्चे को अलग अलग ग्रेड्स की एस्फिक्सिया, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहेंगे, जो हालांकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे पता नहीं चलेगा। बच्चे के 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम्स पता चलेगा। अगर कोई भी 4-4 घंटे के इंटरवल पे हमको ऐसा लगा कि बच्चे के फीटल हार्ट अच्छे नहीं है, कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे, उसको हम लोग फीटल हार्ट डिस्टर्बेंस या फीटल हार्ट डेसिलरेशन बोलते हैं। या फिर अगर बच्चा लेट्रिन कर गया है, मेकोनियम स्टेन लाइकर हुआ है, या फिर 12 घंटे वेट करने के बाद भी नीचे की जगह नहीं खुल रही है, कैपट हो रहा है, वैसे पेशेंट्स में हम लोग सीजर करने का एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि नॉर्मल डिलीवरी के सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं या कुछ नुकसान भी हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के? हर चीज़ के नुकसान है तो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे तो हमने अभी बताए इतने सारे वीडियो की शुरुआत में। इसके नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं। अगर जैसे आपने ये प्रोसेस, हम जो बात कर रहे हैं, मैंने बोला पार्टोग्राम हम प्लॉट कर रहे हैं। पार्टोग्राम का सबसे मेजर एडवांटेज यही होता है कि हम वो मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे टाइम लिमिट में वो बच्चे का मतलब जगह खुल रही है, मदर की जगह खुल रही है और बच्चा नीचे आ रहा है कि नहीं। अगर आइदर ऑफ द चीज़ की डायलिटेशन नहीं हो रहा है और बच्चा नीचे नहीं उतर रहा है, और अगर ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिटोसिन के इंजेक्शंस चल रहे हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्शन सेट हुए, तो उसमें बच्चे की बार बार ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, ये चेंज होती है, तो उसमें बच्चे को हाइपोक्सिया हो सकता है। और अगर ये प्रोसेस जो हमारा टाइम अलाउड होता है हमारे डिलीवरी प्रोसेस में, अगर उससे बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, तो जैसे आपने अभी बोला कि बच्चे को हाइपोक्सिक ब्रेन में इंजुरीज हो सकती है, तो ये उसका नंबर 1 डिसएडवांटेज है। इसलिए मॉनिटरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वो टाइम भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि 4 घंटे के हिसाब से अगर 4 सेंटीमीटर की जगह हमने एक्सपेक्ट करी है कि 4 सेंटीमीटर की जगह खुलनी चाहिए और उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं खुला है, तो हमको उसी समय पेशेंट को और फैमिलीज़ को काउंसिल करना पड़ेगा कि जिस तरीके से प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड थी वो डिले हो रही है, वो रुक रही है, क्योंकि उसमें सब जगह बच्चे को तकलीफ हो रही है। तीसरी चीज़ है कि मदर को जितना लंबा लेबर पेन चलेगा,
बाद में पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद उनको हेमरेज ब्लीडिंग होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा नीचे आके फंस जाता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तभी होगा जब हम टाइमली डिसीजन नहीं लेंगे। टाइमली डिसीजन का मतलब वही हो गया कि हमारे हिसाब से जिस हिसाब से डायलिटेशन और प्रोग्रेस होना चाहिए था लेबर का, वो नहीं हो रहा है। हमने ज़्यादा लंबा खींच दिया है, शायद रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो बोल रहे वेट करिए। इन सारे केसेस में बच्चे को हाइपोक्सिक इंजरी हो रही है और मदर को नीचे पोस्टपार्टम हेमरेज होने का डर, खतरा पैदा हो रहा है। बच्चे का माथा नीचे मदर के पेल्विस में जाके फंस सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो सकता है। ये सब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से, जिसके बहुत ज़्यादा भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम उनमें सिजेरियन सेक्शन में लेते हैं तो उस समय सिजेरियन सेक्शन भी डिफिकल्ट होता है। नीचे का जो बच्चेदानी का लोअर सेगमेंट है वो एकदम थिन्ड आउट हो जाता है, उसमें रप्चर हो सकता है, वो फट सकता है। अगेन नीचे हमारे सर्वाइकल और ब्लैडर इंजरीज हो सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करी जाए, चार्टिंग करी जाए और टाइम टू टाइम प्रोग्रेस को असेस करा जाए, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ बने। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा, ये बताओ, अगर कोई पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी डेट आ गई है, डेट ऑफ डिलीवरी जी, तो वो पेन अपने आप स्टार्ट होगा, वेट करना है कि हमको एडमिट करके दवाई चालू करनी है, क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली देखने में आता है। और खास तौर से जो पहली डिलीवरी है उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड डिलीवरी। अब पहली डिलीवरी में हम लोग क्या करते हैं, अगर बच्चे का पानी बराबर है, मदर एकदम कम्प्लीटली नॉर्मल है, हम सब मान के हम सब कुछ, हमारे नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल है, रेगुलर चेकअप्स के लिए आ रहे हैं, हमने नीचे से 9वें महीने में चेकअप्स भी कर लिए, सब कुछ ठीक है, तो हम वेट करते हैं। हम डिलीवरी की तारीख तक वेट करते हैं और बुक्स में ऐसा कहा बोला गया है कि हम 40 वीक्स के ऊपर 3 से 4 दिन हम और वेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो 41 वीक्स तक भी वेट करते हैं। बट ये सब उस बात पे डिपेंड करता है कि उस समय हमारे लिए ये डॉपलर सोनोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे का CP रेशियो, सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो, मतलब बच्चे के माइंड में और प्लेसेंटा से जो सर्कुलेशन जा रहा है ब्रेन में, वो बराबर है कि नहीं। ये रेशियो का हमारे कट ऑफ क्राइटेरिया से, अगर ये रेशियो अच्छा है, बच्चे का बैग ऑफ वाटर अच्छा है, तो हम 1 से 2 या 3 दिन तक और वेट कर सकते हैं, लेकिन हमको उसमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो ये केस टू केस, पेशेंट की एज क्या है, कौन सी डिलीवरी है, अगेन पिछली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगेन बच्चे का वजन कितना है। अगर बच्चे का हमारा एस्टिमेटेड फीटल वेट 3.5 किलो से भी ऊपर जा रहा है, तो उस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसके बेसिस पे हम उनको गाइड करते हैं कि भी 2-3 दिन वेट करना। 40 वीक्स प्लस 3 डेज तक मोस्टली हम इंडिया में वेट करते हैं। हालांकि पपीता और कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल कुछ लोग पीते हैं, कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, हम लोग भी एडवाइस करते हैं, उसको कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। कितना उसका फ़ायदा होता है वो उसकी कोई स्टडीज़ नहीं हुई है, लेने में हालांकि कोई नुकसान नहीं होता है। हम लोग एक और चीज़ करते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं। 37-38 वीक्स पे जब हम लोग, जैसा सपना ने बोला, हम लोग वजनल एग्जामिनेशन करके नीचे की जगह देखते हैं कि पेल्विस का कितना स्पेस है, तो हम लोग सर्विक्स और मेमोरेज के बीच में से उंगली घुमा के उसको स्ट्रिप कर देते हैं। वो स्ट्रिपिंग करने से नॉर्मल लेबर पेन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और विदिन 4 to 7 डेज पेशेंट पेन के साथ आ जाता है। नेचुरल लेबर पेन होना ज़्यादा बेहतर है बनस्पत की हम लोग एडमिट करके उसको मिज़ोप्रोस्ट या फिर ऑक्सीटोसिन से हम लोग पेन स्टार्ट करें, क्योंकि नॉर्मल जब पेन स्टार्ट होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, क्या लेबर पेन बहुत ज़्यादा दर्द करता है? लेबर पेन एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पेन होता है, लेकिन वो लेबर पेन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ना तो बच्चा नीचे उतरेगा। और आई टेल यू कि जब लेबर पेन होता है ना, तो माता को अपने आप ही इच्छा होती है वो पुश करने की कि मेरा बच्चा नीचे आ रहा है, और अपने आप उनकी पोजीशन आने लग जाती है और अपने आप वो जोर करने लग जाते हैं। तो वो लेबर पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स ये बहुत सीवियर होता है और आराम से सहन होता है, क्योंकि डिलीवरी के समय वो उस फ्लो में ही चलता है। पहली बात तो लेबर पेन एक मिसनोमर है, वो पेन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसा सपना ने आगे बताया कि बच्चेदानी की जो स्नायु होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उस कॉन्ट्रैक्शन का एक ही पर्पस होता है कि वो बच्चे को नीचे धक्का मारे। बिना धक्का मारे डिलीवरी नहीं होगी। कोई लेडी को अगर ऐसा है कि बिना लेबर पेन हुए डिलीवरी हो जाए, वैसा नहीं होता है। एक लेवल तक दर्द होता है और वो दर्द होना भी चाहिए, बिना उसके डिलीवरी नहीं होगी। हालांकि पेन कम करने के कुछ साधन हमारे पास मेडिकली होते हैं, लेकिन जितना नेचुरल रहे उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, ये बताओ, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आके पूछते हैं कि हम लोग इसको ये झाड़ू पोछा करवाएंगे, योगा करवाएंगे, वॉकिंग करवाएंगे,
उससे नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्या ऐसा कुछ होता है? हम भी हमारी प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक बार 9th मंथ बैठ गया और 37 वीक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जब हमको पता है कि बच्चा मेच्योर हो गया और अब कभी भी डिलीवरी हो या बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स फूटे तो उसमें बच्चे का ओवरऑल लंग डेवलपमेंट हो गया है, तब हम सामने से पेशेंट को एडवाइस करते हैं। और ये जो आप झाड़ू पोछे की बात कर रहे हैं, बेसिकली उसमें हमारे इंडिया में जो झाड़ू पोछा लगता है वो स्क्वैटिंग पोजीशन की बात हो रही है, या डंडे से झाड़ू पोछे की बात नहीं हो रही है। प्रॉपर स्क्वैट करके जब झाड़ू पोछा करा जाता है तो वो महिला को जैसे ही वो उस पोजीशन में आती है उसके पेल्विस को खोलता है, उसकी हड। और वैसे भी जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे हमारी बॉडी में, जो प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो उसके पेल्विस और लिगामेंट्स को लूजन आउट करता है, ढीला करता है, ताकि बच्चे का माता की पेल्विस में उतरे। तो इसीलिए वो झाड़ू पोछा जो स्क्वैटिंग पोजीशन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो करना चाहिए। हम भी एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस कि उनका क्या केस है, और वो करने से नीचे बैठने से वो पोजीशन से बच्चे का माथा अंदर उतरे, उसलिए हम एडवाइस करते हैं। इसलिए हमने ये देखा गया है कि क्लास 3 क्लास 4 की जो फीमेल्स होती हैं, जो ये मजदूर लोग होते हैं, काम वाली लेडीज़ होती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना करा तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बचपन से अगर आदत है नीचे बैठ के झाड़ू पोछा करने की तो पेल्विस के टिश्यूज़ वैसे ही भी रिलैक्स रहते हैं और लिवेटर एनाई मसल थोड़ी सी लूज रहती है और बच्चे के माथे को नीचे उतरने से रेजिस्ट नहीं करती। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूंगी कि सभी महिलाएं जब कंसीव होके आती हैं और वो बोलती हैं, पहली उनकी जो एक्सरसाइज चालू होती है वो प्रेगनेंसी में चालू होती है कि अब हमको नॉर्मल करानी है और आप हमको बता दीजिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बट फैक्ट ये है कि जो महिलाएं पहले से एक्सरसाइज कर रही है और खास तौर से ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर रही है पहले से, प्रेगनेंसी कंसीव करने से अगर वो रेगुलरली पहले से कर रही है तो उनके नीचे के मसल्स काफ़ी फ्लेक्स रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी और उनमें नॉर्मल डिलीवरी होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए शादी अगर हो रही है और प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आप पहले से ये सब एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में लाइए। अच्छा, किसी महिला को अगर उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है तो क्या उसका सीजर करना पड़ेगा? आपने हालांकि इस बात का थोड़ा जवाब दे दिया है, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? जैसे हमने अभी 2 थिंग्स शुरू में वीडियो में बताया था कि एक है कि नेचुरल लेबर पेन चालू हो रहा है और एक है कि लेबर पेन चालू नहीं हो रहा है। अब तारीख आ गई, अब हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि आगे वेट करने में बच्चे को खतरा है, हमारी डेट ऊपर जा रही है, हम सबको चिंता हो रही है कि अब क्या करें। तो हम लोग उस समय फीमेल को एडमिट करके उनका नीचे से बिशप स्कोर चेक करते हैं अगेन कि अभी हाल में एडमिशन पे बेस लाइन में उनका कितना डायलिटेशन है, कितना इफेसमेंट है, बच्चे का स्टेशन कहाँ पे है, ये सब हम असेस करते हैं। और फिर हमारे पास कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल है जिसको हम अंदर वेजाइना में नीचे अंदर रखते हैं। पोस्टीरियर फोनिक्स या इंट्रा सर्वाइकल हम रखते हैं, इंट्रा सर्वाइकल सर्विप्राइम जेल्स अवेलेबल है, मीजोप्रोस्ट की टैबलेट्स अवेलेबल है जिससे हम सर्विक्स को प्राइम करते हैं। मतलब सर्विक्स वो बच्चेदानी का मुंह है जो खुले और डायलेट हो, उसके लिए हम उनको एडमिट करते हैं और उसका अपने आप में एक पूरा प्रोटोकॉल है कि कैसे हमको उसको फॉलो करना है। बट उस तरह के पेशेंट्स में हम एडमिट करके ये प्रोसेस हमको चालू करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों को जब मैं ओपीडी में बोलता हूँ कि हमको सीजर करना पड़ेगा तो बहुत सारे थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप वैक्यूम और फोर्सेप्स क्यों नहीं लगाते? सबने 3 इडियट्स मूवी देखी हुई है जी। तो आपका उस बारे में क्या कहना है कि हम लोग बिना लेबर पेन स्टार्ट हुए वैक्यूम फोर्सेप्स लगा सकते हैं? उसके क्या क्राइटेरिया है और कब कब लगाते हैं? जो वैक्यूम और फोर्सेप्स है वो इट इज टू कट शॉर्ट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये शब्द मैं इसलिए आपको यूज कर रही हूँ। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब है कि फुल डायलिटेशन टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। अभी तो मैं ऐसी महिला की जो पिछले क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन बता रही हूँ कि अभी उनको लेबर पेन चालू नहीं हुआ, नीचे की जगह पूरी बंद है, उनको एक उंगली की जगह भी नहीं हुई है। इसी जब तक पूरा डायलिटेशन नहीं हो जाता है, बच्चा नीचे नहीं आ जाता है, हम आखिरी में फोर्सेप्स या वैक्यूम लगा सकते हैं। मोस्टली +1 और +2 स्टेशन पर लगाया जाता है क्योंकि माँ उस समय बहुत थक गई होती है, वो पुश नहीं कर पा रही होती है और उनको हेल्प आउट करने के लिए हम बच्चे को वो लगा के उसका डिलीवर कराने का कोशिश करते हैं। इट इज़ जस्ट टू हेल्प हर इन हर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। बट आप जो बात कर रहे हैं कि अभी डिलीवरी का पेन ही चालू नहीं हुआ, तो अभी तो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ही क्रॉस नहीं हुआ। वैक्यूम और फोर्सेप्स से सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में लगाया जा सकता है, एक्टिव लेबर में लगाया जा सकता है जब उनको खूब अच्छे दर्द आ रहे हैं और जगह उनका पूरा खुल गया है, डायलेट हो गया है। लेकिन अगर वो अभी लेबर पेन जगह नीचे बंद है तो वो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसी कोई मशीन अवेलेबल नहीं है जो बच्चे को पकड़ के नीचे से खींच लेगी। आप ये फुल डायलिटेशन बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है? हमारी जनता को ये तो बताओ कि कितना फुल डायलिटेशन होना चाहिए, बच्चे का माथा कितना बड़ा होता है?
बच्चे का जो माथा होता है इसको हम बीपीडी बोलते हैं, बाई पेराइटल डायमीटर, क्योंकि ब्रेन जो हमारे स्कल बोन्स होते हैं उसमें यहाँ पे 2 पेराइटल हमारे लैंडमार्क्स होते हैं, और ये बाई पेराइटल डायमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर 9 to 10 सेंटीमीटर के बीच में होता है अप्रॉक्सीमेटली कि बच्चा कैसा है, और उतनी ही जगह हमारे नीचे सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह पे बननी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम समझेंगे तो ये बेबी है, ये बच्चे का माथा है, ये हमारी बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुंह है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और इसी की हम डायलिटेशन की बात कर रहे हैं। डिलीवरी के 9वें महीने तक ये मुंह बंद होता है, फिर डिलीवरी के 9वें महीने के बाद नेचुरली या दवाइयों से ये खुलता है। हम कर देते हैं तो हम इस दवाइयों से इसको डायलेट करते हैं, और हम इसमें उंगली डाल के चेक करते रहते हैं कि 1 उंगली की जगह हुई है, कि 2 उंगली की जगह हुई है, कि 3 उंगली की जगह हुई है, मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर की जगह हुई है। इसलिए बच्चे के माथे को इस कैनाल बर्थ इससे पास होने के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारी फुल डायलिटेशन हम उसको बोलते हैं कि बच्चे का माथा यहाँ से निकले, वो हम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कुछ फीमेल्स की हाइट छोटी होती है तो उनको नॉर्मल डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी में थोड़ी तकलीफ होती है, क्या ऐसा कोई एक क्राइटेरिया है कि इतने सेंटीमीटर से ज़्यादा या इतने सेंटीमीटर से कम नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो नॉर्मली हम 150 to 155 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जिसकी 140 सेंटीमीटर है और उसका डिलीवरी नहीं हो सकता है, ऐसा हम पकड़ के नहीं चलते। हमको 9th मंथ लगने के बाद 37 वीक्स के आसपास हम उनका परवेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, बच्चे का माथा और माँ के पेल्विस को हम असेस करने के लिए कोशिश करते हैं, और 9वें महीने में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है कि बच्चे का माथा माँ के पेल्विस में उतर रहा है कि नहीं, जो हम आखिरी में बच्चे का माथा पकड़ के हमारे ऊपर से पर एब्डोमिनल चेकअप में भी हम चेक करते हैं, और अगर बच्चे का माथा बिल्कुल ही फ्लोटिंग है, कभी इधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है, मतलब वो इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, और जब तक इंगेजमेंट नहीं होगा बच्चा कभी भी पेल्विस के अंदर नहीं उतरेगा। हालांकि 145 सेंटीमीटर से कम अगर हाइट हो तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस कम रहते हैं, 155 से ज़्यादा हो तो ईजी रहता है, और 145 से 155 सेंटीमीटर के बीच में थोड़ा सा गार्डेड रहता है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फीटसेस। जो बेबी है, एक होते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, एक होता है कि उनका जो अप्रोक्सीमेट जो वजन उनका प्रेगनेंसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कितना भी चाहे कितना भी बच्चे का वजन बढ़ाए, एवरेज इंडिया में 2.5 to 2.8 kg अगर हम बेबी वेट है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी और इसके प्रोसेस में काफ़ी आसानी मदर को भी रहती है, डॉक्टर को भी रहती है। लेकिन जितना ज़्यादा मदर का वजन बढ़ता जाता है, क्योंकि उनकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है नीचे के पार्ट्स की, उनका जो पोजीशनिंग उनका लेबर के समय हमको लिथोटमी पोजीशन जो चाहिए उसमें उनको डिफिकल्टी होने लगती है। एल्डर एज ग्रुप के साथ उनके जो स्पाइनल लोअर स्पाइन है उनमें चेंजेस होने लगते हैं। तो ये काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती है जो साथ में चलती है। एक बच्चा है कि जो स्मॉल है, मतलब मदर कई बार बहुत कम वजन की होती हैं, 50 kg से कम, 40 kg से कम, और बच्चे का भी एवरेज वेट 2 kg होता है। और ये जो माथे की हम बात करते हैं, अगर वो 8 सेंटीमीटर या छोटा होता है, कभी स्मॉल होते हैं बच्चे, मैच्योर होते हैं, बट ओवरऑल वो SGA बोलते हैं, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। तो इस तरह के बेबीज है, तो हर चीज़ को हमको 9वें महीने में असेस करना पड़ेगा। बच्चे का वजन, माँ का पेल्विस, सब कुछ असेस करना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये। जैसे आप बच्चों की बात कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मेरे दिमाग में आया कि फीमेल्स के पेल्विस भी अलग प्रकार के होते हैं। एक गायनाकॉइड पेल्विस होता है जो नॉर्मल फीमेल पेल्विस होता है, और 2 अलग होते हैं, एंड्रॉयड और एंथ्रोपॉइड। इसके अलावा एक प्लेटिप्लॉइड भी होता है, लेकिन एंड्रॉयड और एंथ्रोपॉइड में इसलिए डिस्कस करूंगा कि जिन फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है उनमें मेल हार्मोन्स का थोड़ा सा क्राइटेरिया और कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उनका पेल्विस मोरलेस एंड्रॉयड और एंथ्रोपॉइड पेल्विस जैसा होता है, जिसमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े से रिलेटिवली कम रहते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, बर्निंग क्वेश्चन है, हर एक पेशेंट जिसका सीजर पहले हुआ होता है आपके पास आके यही पूछता है दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें महीने पे, सर मैडम मेरी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती? इसके बारे में आपका जवाब बताओ मेरे को। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कपल्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बोलते हैं ना कि हम जिसका आगे सिजेरियन सेक्शन है, अगर उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो हम उसको वी बैक बोलते हैं। वी बैक का मतलब वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। तो इसके अपने आप में पूरे क्राइटेरिया होते हैं हमारे, हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमारे क्राइटेरिया है कि लास्ट प्रेगनेंसी में, लास्ट डिलीवरी में उनका क्या इंडिकेशन था सिजेरियन सेक्शन का, उनका जो सिजेरियन सेक्शन है वो कितने डायलिटेशन पे लिया गया, कि उनका कितना डायलिटेशन हो गया था, कितनी जगह होने के बाद आगे प्रोग्रेस हुई नहीं, क्या प्रॉब्लम हुआ, उनको जो लास्ट सिजेरियन सेक्शन में जो टाँके लिए हैं बच्चेदानी पे उस पर क्या सूजन मटेरियल यूज़ करा गया है,
और उनका लास्ट सिजेरियन सेक्शन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ओवरऑल बाद में उनका रिकवरी और टाँके कैसे थे, ये सब चीज़ें 4-5 चीज़ें हम लोग क्राइटेरिया में लेते हैं। और इस प्रेगनेंसी में अभी उनका कैसा है सब कुछ हम इसमें देखते हैं और उससे हम डिसाइड करते हैं कि उनको बीच में अबॉर्शंस और कोई टर्मिनेशन कितने हुए, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि हम इनको ट्रायल ऑफ लेबर दे सकते हैं कि नहीं। आप बताइए। जब हम लोग पढ़ाई करते थे आज से लगभग 15-20 साल पहले, हम लोग लगभग बहुत सारे पेशेंट्स का वजाइनल डिलीवरी करवाते थे सिजेरियन सेक्शन के बाद। अगर हम लोग 100 पेशेंट गिने सिजेरियन सेक्शन वाले तो उसमें से खाली 50 पेशेंट्स की डिलीवरी होती थी। उस 50 में से भी लगभग 25 पेशेंट्स में ऐसा होता था कि माँ को या बच्चे को तकलीफ होने के चांसेस बढ़ते थे। आजकल हर कपल के लगभग 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे रखते हैं, तो कोई भी ना तो पेशेंट ऐसा एक्सपेक्ट करता है ना डॉक्टर ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी बच्चे में या माँ में तकलीफ हो। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोरलेस सब सेफ साइड पर रहते हैं, कोई रिस्क लेता नहीं है नॉर्मल डिलीवरी कराने का। इंस्टीट्यूट लेवल पे फिर भी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट्स में भी 70 to 80% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिकल चीज़ है कि आगे का अगर सीजरियन है तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते। हालांकि हो सकती है, वो कौन कितना रिस्क लेगा वो अलग डिपेंड करता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग अगली सीजरियन सेक्शन की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पूरा स्कोर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मेरे को ये बताओ, कोई बर्थिंग डिलीवरी करवाने की कोई पोजीशन स्पेसिफिक होती है या कुछ कुछ अलग अलग पोजीशंस भी होती हैं? बर्थिंग पोजीशंस के बारे में कुछ बताएं। बर्थिंग में हमारी सबसे कॉमन जो लिथोटमी पोजीशन होती है, जिसमें हम रूटीन जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं, वो एक मेन पोजीशन होती है। लिथोटमी का मतलब है फीमेल अपने कबर पे लेटी हुई है और दोनों पाँव को घुटने से मोड़ के पेट के ऊपर करा हुआ है, और उस पोजीशन में माथा ऊंचा रख के अपना चिन चेस्ट को टच करके लेटरिन की जगह जोर करना है, वल्सल्वा करना है, वो उसको हम लोग लिथोटमी बोलते हैं। और दूसरा पोजीशन हमारा एक स्क्वेटिंग पोजीशन होता है। आप बताइए उसके बारे में। लेकिन मेनली हम लोग इंडियन सेटअप में लिथोटमी पोजीशन ही प्रेफर करते हैं, कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ट्विंस की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ट्विंस की नॉर्मल डिलीवरी। ट्विंस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मैंने अभी सब जगह नॉर्मल डिलीवरी में एज का भी क्राइटेरिया बताया, क्योंकि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ जाती है तो जो लोअर उनके स्पाइन में जो वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज़ होने लग जाते हैं, जिससे उनकी पेल्विस की जगह थोड़ी कम हो जाती है। तो दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ है कि वो IVF प्रेगनेंसीज है कि नेचुरल ट्विन रहे, ये हमको देखना है। तीसरी चीज़ है कि ट्विंस में प्रेजेंटेशन क्या है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर दोनों ही वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है और बाकी पूरी प्रेगनेंसी अगर अनइवेंटफुल है, लाइक कोई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, बच्चों का ग्रोथ ठीक है, दोनों बच्चे जो ट्विंस बच्चे उनमें आपस में कोई इंटरवल ग्रोथ में डिस्टर्बेंसेस नहीं है, डॉपलर सोनोग्राफी सब कुछ नॉर्मल है, तो हम ट्रायल ऑफ लेबर दे सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ट्विंस में पूरे 40 वीक्स तक प्रेगनेंसी नहीं खींचती है, उनको 9वें महीने के आसपास लेबर पेन लगभग कहीं केसेस में चालू भी हो जाता है। प्रीटर्म डिलीवरी होने के उनके जल्दी पेन चालू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ट्विंस में जैसे मैंने बताया कि बच्चे का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है कि फर्स्ट बेबी का कौन सा प्रेजेंटेशन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सब कुछ नॉर्मल है तो हम उनको ट्रायल ऑफ लेबर देते हैं। हम उसमें हमारे जो रूटीन लेबर डिलीवरी जो नॉर्मल सिंगलटन डिलीवरी में जो प्रोसेस होता है वही फॉलो करते हैं। अगेन पार्टोग्राम इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे एक्सपेक्टेड लेवल से किस तरह से डायलिटेशन और बच्चे का डिसेंट और ओवरऑल दोनों बच्चों का हार्ट रेट बराबर है कि नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर बच्चा उल्टा है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? फर्स्ट बेबी में अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो बेटर रहेगा कि हम उसमें सिजेरियन सेक्शन प्लान करें। आपका क्या है इसमें? अगर बच्चा उल्टा है का मतलब है नॉर्मल बच्चा ऐसे आता है, नॉर्मल बच्चा माथा नीचे आता है, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। अगर उल्टा है इसका मतलब बच्चा माथा उसका ऊपर है बच्चेदानी में, ये ब्रीच आ रहा है। अच्छा, जैसे सपना ने बोला कि बच्चे का माथा उसकी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है 10 सेंटीमीटर, और ये ब्रीच जो होता है वो 5 सेंटीमीटर पे बाहर आ जाता है। तो जब हम लोग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ब्रीच की करवाने जाते हैं तो 5 सेंटीमीटर पे बच्चे का पूरा माथा बाहर आ जाता है और बच्चा ऐसे अपने गले से ऐसे लटक जाता है, और वो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर करने के प्रोसेस में बच्चे को तकलीफ हो सकती है। वो उसके लिए लिविंग लाइगेचर मतलब फांसी का फंदा जैसा बन सकता है। इसलिए आजकल के ज़माने में सारी दुनिया में यही रिकमेंडेशंस है कि प्राइमरी ब्रीच को हमको इलेक्टिव LSCS मतलब 38 वीक्स कंप्लीट हो उसके बाद आप सिजेरियन सेक्शन में ले लें, क्योंकि उस बच्चे को तकलीफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि आज से कुछ साल पहले रिकमेंडेशंस आई थी कि कोई भी ब्रीच
दूसरी डिलीवरी हो या तीसरी डिलीवरी हो, उसको हमको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी का पानी गिर गया, बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाता है, तो उसका मतलब है कि वो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है उसकी? नहीं, कितनी बार प्राइमरी पेशेंट्स में घर पे ही पानी का बैग फूट जाता है और उनको कोई डिलीवरी, कोई लेबर पेन नहीं है, डायलिटेशन भी जीरो है, ऑस टाइटली क्लोज्ड है, तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड डिलीवरी में नॉर्मली अगर उनको बहुत पेन पता नहीं पड़ता है, सेकंड डिलीवरी जब उनकी होती है 9वां महीना जा रहा होता है और कई बार पानी गिर जाता है और उनको लेबर पेन इतना पता नहीं पड़ता है, और हम जब चेक करते हैं तो नॉर्मली 3-4 सेंटीमीटर की जगह हो चुकी होती है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। अगर लेबर पेन चालू होने के 4-5-6 घंटे के बाद पानी गिरता है तो नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लेबर पेन चालू होने के पहले पानी गिर जाता है तो वजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करता है और शुरू के 3 से 4 सेंटीमीटर की जगह खुलने में मदद करता है। अच्छा, अगर किसी की दूसरी डिलीवरी होने वाली है तो वो क्या पहली डिलीवरी से फास्ट होती है? पहली डिलीवरी से सेकंड डिलीवरी अगर लेबर पेन चालू हो गया है तो ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट होता है उनका। पहली डिलीवरी में लगभग 16 से 20 घंटे लगते हैं और दूसरी डिलीवरी में लगभग 6 से 12 घंटे लगते हैं। क्या दूसरी डिलीवरी में कम दर्द होता है? नहीं, पेन तो सेम होता है, लेकिन क्योंकि फीमेल मैच्योर हो गई है और उनको पेन बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कोई लेडी को कि उसका पेट में दर्द है, वो सही में लेबर पेन है या खाली ऐसा कोई दर्द है पेट का? जी, वो मैं बताती हूँ आपको डिटेल में, क्योंकि हमको इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि फॉल्स लेबर पेन है कि ट्रू लेबर पेन है। जो ट्रू लेबर पेन होते हैं उसमें जो कंट्रैक्शंस होते हैं, अगर हम उनको पेट पे हाथ रख के देखते हैं तो कम से कम 40 to 45 सेकंड्स के लिए लास्ट करते हैं, मतलब कंट्रैक्शंस उतनी देर मौजूद होते हैं, वो रुक रुक के आते हैं, वो रेगुलर इंटरवल्स में आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आ गए चले गए 15-20 मिनट के बाद फिर ना आए, वो रेगुलर इंटरवल्स पे आते रहते हैं। और एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, हमको अगर देखना है कि ट्रू लेबर पेन्स है कि नहीं, तो अगर हम पेट पे हाथ रख के देखते हैं तो 40 to 45 सेकंड्स के लिए लास्ट करते हैं और 10 मिनट्स में कम से कम 3 to 4 कंट्रैक्शंस हमारे दिखते हैं, तो वो ट्रू लेबर पेन्स है। और कोई भी पेन किलर का मेडिसिन अगर ट्रू लेबर पेन्स में दिया जाए तो वो नहीं जाते, दे परसिस्ट। बट जो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं होते, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होते, 15-20 सेकंड के लिए आते और चले जाते हैं और पेन किलर्स देने के बाद वो स्टॉप भी हो जाते हैं। और ट्रू लेबर पेन शो के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। शो मतलब ब्लड मिक्स वजाइनल डिस्चार्ज। कभी कभी लेबर पेन की शुरुआत का एक साइन होता है शो। अच्छा, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको हॉस्पिटल जाना है, डिलीवरी का दर्द चालू हो गया है? हम लोग सभी पेशेंट्स को बताते हैं, ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि पेट में बार बार कड़क कड़क हो रहा है, कई बार लेट्रिन पेशाब बार बार आ रहा है, थोड़ा सा आपने बोला शो लिक्विड ब्लड जैसा चिकना पानी आ रहा है, कमर दुख रही है, तो ये सब चीज़ें, और ऑब्वियसली 9th मंथ चल रहा है और अगर ये सब कुछ प्रोसेस चालू हुआ है तो आपको हॉस्पिटल आना है। अच्छा, क्या रिलेटिव्स को लेबर रूम में अलाउ करते हैं, करना चाहिए? रिलेटिव्स को लेबर रूम में अलाउ कर सकते हैं, हम लोग हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, बट बहुत सारे नहीं, एक पर्सन को हम अलाउ करते हैं जो पेशेंट को एंकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके और पेशेंट को समझा सके। प्रेफरेबली मदर या एल्डर सिस्टर या सासू हो तो बेटर, ताकि वो जो एक्सपीरियंस फीमेल हो वो पेशेंट को गाइड कर सके, गोड कर सके, मेंटोर कर सके। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताओ कि वजाइनल डिलीवरी के बाद रिकवरी का प्रोसेस कैसा होता है, कितना लंबा होता है? कोई भी वेजाइनल डिलीवरी है, नॉर्मल फर्स्ट वेजाइनल डिलीवरी है, तो उसमें हमारे जो एपिसियोटमी स्टिच होती हैं वो जो हम बोलते हैं नीचे से टाँका लेना, उसको भी हील होने में ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज लगते हैं। और वेजाइनल डिलीवरी के बाद ये है कि हम उनको इमीडिएटली मोबिलाइज कर देते हैं। वो है ना, डिलीवरी के थोड़े घंटों में अपना खुद यूरिन भी जा सकते हैं, मोशन भी पास करने जा सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर वो सब कुछ मतलब नॉर्मलाइज हो जाते हैं, मोबिलाइज हो जाते हैं। वजाइनल डिलीवरी में खाली एक ही तकलीफ होती है, जैसे सपना ने बताया, एपिज़ोटोमी के स्टिच लगभग 2 से 3 हफ्ते तक पेन करते हैं। जितना बड़ा बच्चा, जितना बड़ा हमने इंसिजन रखा, वैक्यूम फोर्सेप्स लगाया, तो उतना ज़्यादा तकलीफ होती है। और चूंकि वो जगह ऐसी होती है, वो एयर हम लोग हवा में खुली नहीं रख सकते, मॉइस्चर बार बार रहता है, बार बार उस पर पेशाब लेट्रिन का लगता है, तो उसको हील होने में टाइम लगता है और वो पेनफुल रहता है।
उसको पेन रिकवरी के लिए हालांकि हम लोग टैबलेट्स देते हैं, लेकिन सीड्स बाद गर्म पानी में सेवलॉन डाल के दिन में 2 या 3 बार बैठना और आइस एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी 2 से 3 हफ्ते तक तो पेन रहता ही है। अच्छा, डिलीवरी का जब पेन चालू है 8-10 घंटे, उसमें कुछ पेशेंट खा पी सकता है? मोस्टली हमारी क्या पिटोसिन की बॉटल चल रही होती है, उसके पहले भी पेशेंट कुछ खा के आया ही होता है, तो सिप्स ऑफ वाटर वगैरह हम एडवाइस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस, क्योंकि कई बार उनको ही मन नहीं होता है खाने का, और कई बार जैसे जैसे डाइलिटेशन वगैरह होता है तो उनको कई बार उबका और उल्टी भी आने लगती है, तो वी हैव टू सी केस टू केस। हल्का खाना खा सकते हैं, फ्रूट्स, जूस, दाल चावल, ऐसे खाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोटी सब्जी और वो सब बड़ा हैवी खाना हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि पेशेंट को कब पता चलेगा कि उसको धक्का मार रहा है, नीचे जोर कर रहा है? कुछ लोग शुरू में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पे ही जोर चालू कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लेबर पेन में चेक करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि अभी पुश नहीं करना है, पुश तभी करना है जब डायलिटेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हमने ब्रीच का भी डिस्कस करा कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में जब बच्चा उल्टा है तो कम डायलिटेशन, 5 सेंटीमीटर की जगह में ब्रीच निकल आएगा और माथे को निकलने के लिए 10 सेंटीमीटर। इसलिए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि 10 सेंटीमीटर फुल डायलिटेशन अगर जब तक पूरा सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, बच्चेदानी का मुंह खुला नहीं है, उसके पहले पुश करना और जोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो महिलाएं हमारे कहने के बावजूद पुश करती रहती है, उनके बच्चे का माथा डिलीवर होके ऐसे आता है, जिसको हम कैपुट बोलते हैं, क्योंकि क्या है, जगह हुई नहीं है, बच्चे का माथा बार बार सर्विक्स पे हिट कर रहा है, वो पास नहीं हो रहा है, और उसके कारण बच्चे का जो माथा है वो, क्योंकि बच्चे का माथा इज़ वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल वो न्यूबॉर्न बेबी का एकदम सॉफ्ट और मोल्डेबल होता है, और उनका ये कैपेट बन जाता है। वो इसी कारण बनता है, या तो उनके पेल्विस की जगह कम है, कि पेल्विस की जगह बच्चे को माथे को जाने में एडिक्वेट नहीं है, या फिर वो बिना डायलिटेशन के वो पुश कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक पॉइंट और है कि जब आप 2-3 सेंटीमीटर से पुश करना चालू कर देते तो 10 सेंटीमीटर तक होने में 3-4 घंटे लगेंगे, और 3-4 घंटे तक आप पुश करते रहेंगे, तो जब एक्चुअल पुश करने का टाइम आ गया तो आप थक जाएंगे। और एक्चुअल पुश करने का टाइम खाली आधे घंटे का होता है, जब 7 to 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की जगह हो जाती है। हम लोग खाली एक सिंपल चीज़ है कि जब भी फीमेल को लगे कि उसको लेटरिन लगी है, लेटरिन की जगह जोर उसको लेटरिन लगी है, तब पुश करें। जब लेटरिन का जोर नहीं आ रहा है तो वो पुश ना करें। इसका एक साइंटिफिक लॉजिक है, जब भी बच्चे का माथा नीचे आता है और यूट्रस के पीछे रेक्टम होता है, उस रेक्टम पे जब वो प्रेस करता है तो फीमेल को लेटरिन जाने का सेंसेशन आएगा, तभी पुश करना होता है, उसके पहले और उसके बाद में पुश नहीं करना पड़ता है। अच्छा, क्या फीमेल जब डिलीवरी का प्रोसेस है तब वो चल सकती है, वॉक कर सकती है? हाँ, बिल्कुल चल सकती है। हम लोग कई बार टॉयलेट्स में भी बिठाते हैं स्क्वाट करने के लिए, ताकि बच्चे का माथा नीचे उतरे। ये तो हम जो भी बोलते हैं सब कुछ कर सकते हैं। हम हमारे चेकअप के बाद जगह असेस करके हम ये सब बताते हैं। अच्छा, क्या जब हम लोग डिलीवरी का दर्द उठाते हैं दवाई से या इंजेक्शन से, वो ज़्यादा फास्ट होता है बनिस्बत नेचुरल लेबर पेन के? नहीं, बिल्कुल। जो दवाई और इंजेक्शन है वो बहुत कंट्रोल तरीके से चलता है, बहुत मॉनिटरिंग के साथ चलता है, क्योंकि अगर दवाई ज़्यादा डोज दी जाए, या कई बार क्या होते हैं ना कि कोई एल्डर आते हैं नॉर्मल डिलीवरी, चलो बॉटल को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ये सब हम पॉइंट्स इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों के बारे में माइंड में ये सब क्वेश्चंस रहते हैं कि आप बॉटल को फास्ट क्यों नहीं जाने देते हो। अगर फास्ट आपने पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन दे दिया और कंट्रैक्शन बार बार होंगे तो उसमें यूरिट्रस इरिटेट होगा, बच्चे को हाइपोक्सिया होगा, बच्चे को अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और बाद में पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। अच्छा, ये बताओ, वजाइनल डिलीवरी से बहुत सालों के बाद कुछ तकलीफें होती हैं, यूट्रस प्रोलैप्स या SUI जैसी कुछ? वो वही बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो डिलीवरीज हो रही है और बहुत लॉन्ग डिलीवरीज हो रही है तो ये ज़्यादा होता है, होम डिलीवरीज हो रही है तो ये ज़्यादा होता है। मगर अगर आप प्रोफेशनल सेटअप पे हैं, इंस्टीट्यूट में हैं और पार्टोग्राम और जैसे 12 से 14 घंटे की हमने बात करी, अगर उसके साथ मॉनिटरिंग के साथ करा गया है, प्रॉपर एपिसियोटमी और प्रॉपर सपोर्ट के साथ अगर डिलीवरी कराई गई है तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। अभी सबसे तड़कता भड़कता क्वेश्चन, क्या अगर बच्चे के गले के आजू बाजू नाल है तो डिलीवरी हो सकती है? बहुत सारे लोग। कितनी नाल है, कितने लूप्स है, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, इसके बारे में आप कुछ बताओ। जी, ये आपका जो सवाल है कि हमारे पास सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स आती है कि अरे डॉक्टर, एंड दे कम विद अ सेकंड ओपिनियन, उनका जो प्रॉपर प्राइमरी जो उनके ऑब्स्टेट्रिशियंस है उनको छोड़ के वो सेकंड ओपिनियन लेने आते हैं कि हमारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में गले में नाल है और है ना, अभी क्या बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है कि नहीं। तो इसका यही सवाल है कि लूज लूप ऑफ कॉर्ड, एक सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अगर बच्चे के गले में है तो हम 70 to 80% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन,
लेकिन अगर डबल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक है तो 50% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर ट्रिपल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक है तो उसमें थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा नीचे उतरेगा वैसे वैसे बच्चे को हाइपोक्सिया हो सकता है, फीटल डेसिलरेशंस हो सकते हैं जो हमको मॉनिटरिंग करने पड़ते हैं। तो सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। उसके साथ अगर कोई दूसरा कारण है सिजेरियन करने का तो वो मेन कारण होता है। लूप ऑफ कॉर्ड इज नॉट एन इंडिकेशन। अच्छा, पेनलेस लेबर बहुत सारे डॉक्टर्स करवाते हैं, उसको मार्केट करते हैं। कुछ हाई फाई एजुकेटेड बच्चे भी होते हैं, आजकल बच्चियां जो होती हैं हमको पेनलेस डिलीवरी करवानी है, उसके बारे में कुछ बताओ, क्या है एपिड्यूरल? जी, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पीछे कमर से दिया जाता है, जो डिलीवरी के समय जो लेबर पेन को उनको कम महसूस हो उसके लिए दिया जाता है। और ये बेसिकली जो हमारा फुल डायलिटेशन का जो टाइम होता है उसके लिए वो बेस्ट है, क्योंकि क्या होता है कि जो फुल डायलिटेशन के पहले वो पुश करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि पेन सहन नहीं कर पाते हैं, बार बार पेन उनको जोर जोर से हो रहा है, उससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जो हमारे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में वो बेस्ट होते हैं अप टू फुल डायलिटेशन। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि फुल डायलिटेशन के समय जब उनको एक्चुअली पुश करना होता है ताकि बच्चा नीचे उतरे, क्योंकि हमने पहले भी बात करी कि वैक्यूम और फोर्सेप्स हम +1 और +2 स्टेशन पे ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्टेशन अपना ऊपर है, -1 है, 0 है, तो उसमें उस समय हम माता को पुश करने का बोलते हैं। लेकिन अगर एपिड्यूरल है तो फिर उनको पुश वाला इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि उनको पेन नहीं आते हैं। लेबर के स्टेजेस में जब तक 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं बोलते कि लेबर एस्टेब्लिश हो गया है। एक बार जब लेबर एस्टेब्लिश होता है उसके बाद ही हम लोग एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए एक आपका फुल टाइम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, जो छोटे मैटरनिटी होम्स में यूजुअली नहीं रहती है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एक वक्त जैसे आपको स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं वैसे ही एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का कैथेटर डाल देते हैं और हर 2 घंटे या 1.5 घंटे में उसके ऊपर मेडिसिन टॉप अप करते हैं। उससे पेन का परसेप्शन कम हो जाता है। जब पेन का परसेप्शन कम होता है तो ओवरऑल पेशेंट के पुश करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ जाता है। हालांकि थोड़ा डिलीवरी का प्रोसेस एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है और उसकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। करने में कोई नुकसान नहीं है, अगर पेशेंट के पास पैसे हो, अच्छे हो, फुल टाइम मॉनिटरिंग हो तो कर सकते हैं। अच्छा, इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन कि वजाइनल बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस बेबी क्रॉल से? नहीं, चाहे सिजेरियन हो चाहे वेजाइनल हो, जैसी डिलीवरी होती है हम लोग, हमारा एज ए डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन हमारा ये होता है कि बच्चे को माँ की छाती से लगाइए, क्योंकि जो बच्चे को जब बच्चा माँ की निप्पल को चूसता है तो उससे ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन रिलीज होता है और जिससे हमारे यूट्राइन कंट्रैक्शंस अच्छे बने रहते हैं, ताकि माँ को डिलीवरी के बाद का जो पोस्टमार्टम हेमरेज और ब्लीडिंग है वो ना हो। तो हम दोनों ही केसेस में करवाते हैं। बहुत अच्छा हम लोगों ने डिस्कशन किया। 3-4 कैरी होम मैसेजेस बता दूं। सारी वजाइनल डिलीवरीज नॉर्मल नहीं होती और सारी वजाइनल डिलीवरीज अच्छी नहीं होती। सारे सिजेरियन सेक्शन खराब नहीं होते। सारे डॉक्टर सीजर पैसे के लिए नहीं करते। लगभग सारे डॉक्टर्स बच्चे की और माँ की केयर पहले करते हैं और जो माँ और बच्चे के लिए अच्छा है डिलीवरी का रूट वो डिसाइड करते हैं। हमारे साहब हमेशा बोलते थे कि डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी करने से अच्छा है एक इजी सिजेरियन सेक्शन करे जो माँ और बच्चों दोनों के लिए अच्छा हो। और नॉर्मल डिलीवरी हम लोग होने के बाद 48 घंटे, 72 घंटे, 7 दिन के बाद बोलते हैं कि ये डिलीवरी नॉर्मल थी। हम लोग पहले से नहीं बोल सकते कि ये नॉर्मल डिलीवरी है। आपको ये सेशन हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं, कुछ कमेंट्स करके बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नमस्ते।